आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह के हमलों ने मचाई बड़ी तबाही, ईरान की वार्निंग से इजराइल के उड़े होश। साबिक एमपी बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान, कहा वक्फ की ज़मीन पर बनी है नई पार्लिमानी बिल्डिंग। बहराइच तशद्दुद के बाद मुसलमानों के उजड़े घर, तशद्दुद का शिकार मुस्लिम लोगों ने छोड़े घर। शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर हुई सुनवाई, अदालत ने मुस्लिम फरीक का फैसला किया महफूज। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के मामले में आया फैसला, एमपी हाई कोर्ट में फैजान को कई शर्तों पर दी गई जमानत। सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी ने लॉरेंस को किया मैसेज, बोली सलमान के बारे में करने हैं कई बड़े खुलासे। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे 91 CJI, 10 नवंबर को चंद्रचूड़ हो रहे रिटायर। सैनी ने दूसरी बार हरियाणा सीएम के तौर पर लिया हलफ, पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम लीडरान रहे मौजूद। गजा में जारी जुल्म को 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है और अब इतने वक्त से लड़ रही इजरायली फौज की ताकत भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इधर हिजबुल्लाह के लड़ाके दिन ब दिन इजराइल की कमर तोड़ रहे हैं और उधर ईरान वार्निंग पे वार्निंग जारी कर इजराइल की हालत खराब कर रहा है। इजराइल और उसकी फौज जो इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों को खत्म करने के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रही है, लेकिन वो हर तरह से नाकाम ही दिखाई दे रही है। इजराइल ने भले ही इन लड़ाकों के सरबराहों और लीडरों को खत्म किया हो, लेकिन इन लड़ाकों के अज़्म को बदलने की ताकत इजराइल में नहीं है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके इजराइल को बुरी तरह मात दे रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों ने 30 रॉकेट इजरायली मिलिट्री साइट पर दागे हैं, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने सरहदी गांव लेबोनेह के करीब 2 मरकावा टैंकों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे वहां आग लग गई और काफी जानी नुकसान भी हुआ है। वहीं प्रेस टीवी के मुताबिक मकबूजा फिलिस्तीन के साथ मुल्क की जनूबी सरहद पर लेबनान की मज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के साथ झड़पों के दौरान मुबैना तौर पर कम अज कम 7 इजरायली फौजी हलाक हो गए हैं और 100 दीगर फौजी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 17 की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। इधर इजराइल की परेशानियों में मजीद इजाफा करते हुए ईरान ने एक और बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। अरब न्यूज के मुताबिक ईरान के एलिट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने जुमेरात के रोज इजराइल को मिसाइल बैरज के जवाब में इस्लामी जमहूरिये पर हमला करने के खिलाफ खबरदार किया, क्योंकि उसके दुश्मन ने तेहरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में अपनी जारहियत तेज कर दी है। हुसैन सलामी ने टेलीविजन पर नश्र होने वाली तकरीर में कहा कि हम इजराइल से कहते हैं कि अगर आप किसी भी नुक्ते पर जारहियत करते हैं तो हम दर्दनाक तौर पर आपके उसी नुक्ते पर हमला करके आपको जवाब देंगे। वहीं मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक ईरान के एटॉमिक एनर्जी के इदारे के तर्जुमान ने दावा किया है कि ईरान के पास काफी सलाहियतें मौजूद हैं और उसे न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरोज कमालवंदी ने बुध के रोज कहा कि जौहरी हथियारों का आज दुनिया में जंगों के खिलाफ कोई फायदा नहीं है। ईरानी अहदेदार ने कहा कि इजराइल की जानिब से एटमी हमला करने का इम्कान नहीं है और अगर ऐसी हिमाकतें होती भी हैं तो इस बात का इम्कान बहुत कम है कि उनसे ईरान को शदीद नुकसान पहुंचेगा। ईरान की दिन ब दिन बढ़ती धमकियां और हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायली फौजियों की गिरती कुव्वत ये इशारा दे रही है कि इजराइल का खात्मा बहुत करीब है। ईरान भी अभी तक तो सिर्फ धमकी देकर इजराइल को वार्न कर रहा है, लेकिन अगर इजराइल ने कोई गलत कदम उठाया तो ईरान उसे खत्म करने में जरा देर नहीं लगाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर असम के साबिक एमपी बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और एयरपोर्ट वक्फ की ज़मीन पर बने हैं, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में बहस हुई। बीजेपी के सीनियर लीडर और लोकसभा मेंबर की सरबराही में जेपीसी में इस मामले पर अब तक 7 मीटिंगें हो चुकी हैं। इधर AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने नई पार्लियामेंट के हवाले से बड़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से मुल्क की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल साबिक रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी है। वक्फ इमलाक की फहरिस्त सामने आई है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि नई पार्लियामेंट की इमारत और उसके आसपास के इलाके वसंत विहार से हवाई अड्डे तक वक्फ इमलाक पर बनाए गए हैं। हुक्मरान बीजेपी ठीक नहीं कर रही है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी साउथ इंडिया में जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे। आप लोग जाइए इंटरनेट में तलाश करिए, हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। तशद्दुद
तशद्दुद के बाद बहराइच के महाराजगंज इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में बंद हैं। मुस्लिम लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। कुछ घरों में तो लोग मौजूद हैं लेकिन बाहर से ताला लटका हुआ है, तो वहीं कुछ घर ऐसे हैं जो खुले पड़े हैं और घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। 13 अक्टूबर ये वो तारीख है जब बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान दो बिरादरियों के दरमियान जबरदस्त हंगामा हुआ था और उसके बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई थी। डीजे को लेकर शुरू होने वाली कशीदगी इतनी बढ़ गई थी कि फायरिंग तक बात जा पहुंची थी। इस तशद्दुद में एक 22 साल शख्स की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए थे। तकरीबन 6000 की आबादी वाले महराजगंज में 80% घर मुसलमानों के हैं। ऐसे में हजारों लोगों के हुजूम ने मुसलमानों के घरों को पेट्रोल और डीजल से जला डाला था। लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। मुसलमानों के घरों की निशानदेही करके उनको आग के हवाले किया गया। ऐसे में मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम मुसलमान हैं, इसीलिए हमें निशाना बनाया जा रहा है। मुतवफ़ी यानी कि मरने वाला राम गोपाल की जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के एक घर की छत पर चढ़कर उनका मजहबी परचम उतार कर भगवा झंडा लहरा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है? क्या इस तरह मजहबी जज्बात का इजहार किया जाना चाहिए? ऐसे में एक बुजुर्ग खातून का कहना है कि 2 महीने बाद उनकी बेटी की शादी होने वाली है। हमने जेवरात बनाकर रख दिए थे। जब 13 अक्टूबर को तशद्दुद शुरू हुआ तो एक हुजूम मेरे घर आया। हुजूम को देखकर हम वहाँ से भाग गए। मैं धान की खेत में छिप गई। बेटा अपनी बहू और बेटी के साथ जेवरात और रकम लेकर भाग गए, लेकिन हुजूम ने उससे सब कुछ छीन लिया और इसी दौरान उसके बेटी को भी खूब मारा पीटा गया, जिससे उसका सर भी फट गया और उनकी पोती को भी नहीं बख्शा गया। और अब इन हालात को देखते हुए कई मुस्लिम घर ऐसे हैं जो अब खाली और सुनसान पड़ गए हैं और कई मुस्लिम लोग वो इलाका छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर दाखिल सभी मुकदमात की एक साथ सुनवाई करने के हुक्म को वापस लेने की दरख्वास्त पर अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। बता दें कि जस्टिस मयंक कुमार जैन ने बुध को शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरअसल मस्जिद की तरफ से दलील दी गई थी कि तमाम 15 मुकदमात अलग अलग हैं, इसलिए उनको एक साथ सुनना दुरुस्त नहीं होगा। हर मामले के मुताबिक अलग अलग समाअत की जाए और अदालत से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले से मुताल्लिक दायर तमाम 15 मुकदमात की एक साथ समाअत करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद मुकदमात की समाअत करते हुए अदालत ने मस्जिद के फरीक के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए मामले का फैसला करने के लिए पेश करने का हुक्म दिया था। मस्जिद की तरफ से 2 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुतालबात के साथ दायर मुकदमात की एक साथ समाअत नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में एक नौजवान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुलजिम को जमानत तो दे दी है, साथ ही हाई कोर्ट ने मुलजिम को भोपाल थाने में 21 बार कौमी परचम को सलामी देने और महीने में 2 बार भारत माता की जय का नारा लगाने का हुक्म दिया है। मालूमात के मुताबिक बता दें कि जस्टिस D.K. पालीवाल ने 15 अक्टूबर को अपने हुक्म में कहा कि मुलजिम को कुछ शर्तों पर जमानत पर रिहा किया गया है ताकि वो इस मुल्क के तईं जिम्मेदार और फख्र का एहसास पैदा करे जिसमें वो पैदा हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि वो खुलेआम इस मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहा है जिसमें वो पैदा हुआ है और इसकी परवरिश हुई है। अदालत ने मुलजिम से कहा है कि वो हर महीने की 1 और 4 तारीख को कौमी परचम को सलामी देगा और भारत माता की जय के नारे लगाएगा। आपको बता दें कि मुलजिम फैजान को मई में भोपाल के मसरूड थाने में IPC की दफ़ा 153B के तहत FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार फैसल उर्फ फैजान को ट्रायल कोर्ट के इत्मीनान के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा अदा करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में और ख़ासकर मुसलमानों में तालीम को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करने वाले सर सैयद अहमद खान की आज यौम पैदाइश है और इस मौके पर मुल्क के साथ साथ बैरूनी मुल्कों में भी उनको याद किया गया। मालूमात के मुताबिक बताते चलें कि हर साल की तरह इस साल भी मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर मुजफ्फर अली ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे पर मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा वज़ारत क़ानून के साबिक़ सेक्रेटरी अस्निहिता श्रीवास्तव, रेलवे बोर्ड के साबिक़ चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने सर सैयद डे के मौके पर सुबह 11:25 पर मरकज़ी प्रोग्राम गुलिस्तान सैयद में शिरकत की, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया गया था। इसके बाद दोपहर 12 बजे मेहमानों से खिताब किया गया और 1 बजे कौमी तराने के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। प्रोग्राम से पहले सुबह 6 बजे जामा मस्जिद में कुरान ख़ानी हुई। सुबह 7 बजे सर सैयद के मकबरे पर चादर पोशी की गई और सुबह 9:30 बजे के करीब सर सैयद हाउस में सर सैयद पर मुबनी किताब का उजरा हुआ। इस दिन न सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले बल्कि बैरून मुल्क में भी रहने वाले AMU के तलबा और असातिज़ा यहाँ आकर इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल में भी अलग अलग प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। सर सैयद खां का ख्वाब था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस हो, यानी कि दूसरे हाथ में विज्ञान हो, तालीम हो। ये वो दौर था जब मुसलमान
तालीम के मामले में बहुत ही पिछड़े हुए थे। बेटियों को स्कूल भेजना इज्जत के खिलाफ माना जाता था। सर सैयद ने इस सोच को बदलने का बेड़ा उठाया। उन्होंने हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी का सपना देखा। 1875 में उन्होंने 7 तलबा को लेकर एक मदरसा कायम किया, जिसकी शक्ल आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर देखते हैं, जो आज मुल्क और दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। AMU में पढ़ने वाले तलबा भी सर सैयद के इस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद बॉलीवुड में उथल फुथल मच गई है। गैंगस्टर लॉरेंस ने उनके कत्ल की जिम्मेदारी ली है, जो सलमान खान की जान के पीछे भी पड़ा है। अब इस पूरे मामले पर एक और नया खुलासा हुआ है। बताते चलें कि सलमान खान की साबका गर्लफ्रेंड सोमी अली का नाम भी शामिल हो गया है। सलमान खान की साबका गर्लफ्रेंड सोमी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और वो अक्सर दबंग खान से मुताल्लिक बातें शेयर करती रहती हैं। हाल ही के अदाकार ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट करके सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। सोमी ने अपनी पोस्ट में गैंगस्टर को अपना भाई कहा है और लॉरेंस का नंबर मांगा है ताकि वो उसे जूम पर कॉल करके उससे बात कर सके। सोमी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई को बराह रास्त पैगाम है। हेलो लॉरेंस भाई, मैंने सुना और देखा कि आप जेल से भी जूम कॉल कर रहे हैं, तो मुझे आपसे कुछ कहना है। बराए करम मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है। अदाकारा ने लिखा कि पूरी दुनिया में हमारी पसंदीदा जगह राजस्थान है। हम आपके मंदिर में इबादत के लिए आना चाहते हैं, लेकिन पहले आपके साथ जूम कॉल करें और कुछ बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम धमकी दी है कि जो भी सलमान खान के साथ होगा उसे देख लिया जाएगा। हालांकि अब सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। CJI DY चंद्रचूड़ ने हुकूमत से उनके नाम की सिफारिश की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। रिवायत यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपने जानशी के नाम की सिफारिश करता है और ये सिफारिश उसी वक्त करते हैं जब वजारत कानून की तरफ से उनसे ऐसा करने की दरख्वास्त की जाती है। CJI चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सीनियरिटी लिस्ट में है, इसलिए जस्टिस खन्ना का नाम आगे रखा गया है। हालांकि उनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 6 से 7 महीने के लिए होगी। 64 साल जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिए हैं। इस अरसे के दौरान वो तकरीबन 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 साल के हो जाएंगे और इसी के साथ वो इस ओहदे से इस्तीफा दे देंगे, रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभाला था। CJI चंद्रचूड़ की तरफ से मरकज को लिखे गए खत में कहा गया है कि 10 नवंबर को ओहदा छोड़ने के बाद जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। ऐसे में उन्होंने अपने जानशी की सिफारिश की है। CJI ने मरकजी हुकूमत को खत लिखकर जस्टिस खन्ना का नाम तजवीज़ किया है। मोदी हुकूमत को भेजी गई सिफारिश में उन्होंने कहा है कि संजीव खन्ना मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के CM के तौर पर हलफ लिया है। पंचकुला में होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब में बीजेपी के सदर JP नड्डा के साथ मरकजी वज़रा अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ साथ कई रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला ने भी शिरकत की। CM सैनी के साथ 13 वज़रा ने हलफ लिया, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 चेहरे OBC कैटेगरी के हैं। जाट, ब्राह्मण और SC ज़ुमरे से 2-2 वज़ीर बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरियों से एक वज़ीर बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस हलफ बर्दारी प्रोग्राम में तकरीबन 50,000 लोगों ने शिरकत की है। मुल्क भर से तकरीबन 1.5 दर्जन NDA लीडरान भी यहाँ पहुँचे थे। यह हलफ बर्दारी हरियाणा के लिए एक तारीखी प्रोग्राम था, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत बनी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को इंतखाबात हुए, जिसमें बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 37 सीटों पर ही कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान में हुए SCO सरबराही इजलास में वजीर खारजा एस जयशंकर ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। कई सालों बाद किसी हिंदुस्तानी लीडर ने पड़ोसी मुल्क में हुए किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। वहीं जयशंकर ने पाकिस्तान में होने वाले क्रिकेट मुकाबले पर भी बात की है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इस टूर्नामेंट के लिए हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान जाए। अभी तक हिंदुस्तान ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं सुनाया है। गुज़िश्ता 17 सालों में टीम ने किसी सीरीज़ के लिए एक भी बार पड़ोसी मुल्क का सफ़र नहीं किया है, लेकिन अब इन ताल्लुकात को दोबारा ठीक करने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान आए। एक मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तानी रहनुमा से इस मामले पर बातचीत की है।
दरअसल वजीर खारजा एस जयशंकर ने 24 घंटों में 2 बार पाकिस्तान के वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार से मुलाकात की थी। खबर है कि जिस मामले पर सबसे ज्यादा बहस हुई है वो क्रिकेट का मौजू था। समझने वाली बात यह है कि जयशंकर को क्रिकेट का भी बहुत शौक है। उन्होंने इस खेल में काफी दिलचस्पी जाहिर की है। ऐसे में उन्होंने इस मसले पर भी बात की, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि ये बातचीत बहुत ही इब्तिदाई सतह पर है और अभी तक कोई नतीजा अखज़ नहीं किया गया है। हालांकि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान भी दिलचस्प सिफारतकारी देखने को मिली थी। खबर है कि इब्तिदाई तौर पर जयशंकर और पाकिस्तान के रहनुमा इसहाक डार को खाने की मेज पर एक साथ नहीं बैठना था, लेकिन आखिरी वक्त में यह फैसला किया गया कि डार को जयशंकर के पास बिठाया जाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत के वजीर दाखिला सईद मोहसिन रजा नकवी को भी बुलाया गया था, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। ऐसे में इन तीनों ने क्रिकेट पर बातचीत की और इस बात के इम्कानात तलाश किए कि हिंदुस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जा सकती है या नहीं। हालांकि इस बार मुज़ाकरात यानी कि इन दोनों की मुलाकात को ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों पर ज़्यादा ज़ाती हमले नहीं हुए हैं। पिछली बार जब गोवा में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास मुनक़िद हुआ था तो जयशंकर ने सख्त लहजे में कहा था कि बिलावल भुट्टो दहशतगर्दी की फैक्ट्री के तर्जुमान हैं। ये इसलिए भी हुआ कि भुट्टो ने कश्मीर और 370 का मसला उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की दफा 6A को बरकरार रखा है। CJI DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अलावा बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JP पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने इस फैसले से इत्तेफाक किया है। जस्टिस JB पार्डीवाला ने इससे इख्तिलाफ किया है। दरअसल असम मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में तरमीम के बाद शहरियत एक्ट की दफ़ा 6A को शामिल किया गया था। दिसंबर 2023 में समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह हिंदुस्तान में गैर कानूनी नकल मकानी की हद के बारे में दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार नहीं दे सकेगी, क्योंकि वो खुफिया तौर पर आए हैं। असम मुआहदे के तहत हिंदुस्तान आने वाले लोगों की शहरियत से निमटने के लिए सेक्शन 6A को शहरियत एक्ट में एक खुसूसी शिक के तौर पर शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया है कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत दीगर इलाकों से 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद आए हैं, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए हैं और उसके बाद से वहां रह रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए सेक्शन 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ समेत 9 लोगों की VIP सिक्योरिटी से NSG कमांडो को हटाया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है। बता दें कि इसके अलावा वजारत दाखिला ने तरबियत याफ्ता अहलकारों की एक नई बटालियन की मंजूरी दी है, जिन्हें हाल ही में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी से हटा दिया जाएगा। इस बटालियन को CRPF से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी कमांडो फोर्स यानी कि NSG को VIP सिक्योरिटी से हटाने का फैसला किया है। अब तक जिन 9 VIP की सिक्योरिटी में एक कमांडो तैनात थे, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब CRPF संभालेगी। अब तक 9 Z+ कैटेगरी के लीडरों की VIP सिक्योरिटी NSG के ब्लैक कैट कमांडोज कर रहे थे। इसमें यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, BSP सुप्रीमो मायावती, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर लीडरान शामिल हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के अलावा BJP के सीनियर लीडर LK अडवाणी, मरकजी वजीर सुरबानंद सोनवाल, BSP सुप्रीमो मायावती, छत्तीसगढ़ के साबिक CM रमन सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, फारूक अब्दुल्ला और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू NSG की हिफाजत में थे और इनकी हिफाजत में NSG के कमांडो तैनात किए गए थे, जिनकी जगह अब CRPF लेगी। जिन 9 VIPs की सिक्योरिटी से NSG कमांडोज को हटाया जाएगा, उनमें से वजीर दिफा राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के पास ASL यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइंस प्रोटोकॉल भी है, जिसका मतलब है कि जब कोई VIP किसी भी जगह पहुंचता है तो उस जगह की तलाशी ली जाती है और सिक्योरिटी उस जगह की जांच करती है। अब ये दोनों लीडरान के लिए ASL प्रोटोकॉल भी CRPF ही संभालेगी। अब तक CRPF ये काम अमित शाह, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, RSS के सरबरा मोहन भागवत और गांधी खानदान के लिए करती थी। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।